मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है। मैं नहीं जानती है क्या कह रहे हैं। किसी ने मेरी बीवी को मारा है इंस्पेक्टर। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यही मेरी बीवी की हत्यारा है। नहीं नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है। मैं नहीं जानती उसकी मौत कैसे हुई। ये हमेशा से ईशा से नफरत करती थी, इसी ने उसे मारा है। मैं नहीं जानती उसकी मौत कैसे हुई। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, सच कह रही हूँ मैं। इंस्पेक्टर, मैं कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में लखनऊ से बाहर गया हुआ था, तो मैंने सोचा कि ऐसी हालत में ईशा को घर में अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, तो मैंने उसे उसके मायके में छोड़ दिया था। सोचा कि अपनी माँ और बहन के साथ रहेगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर अपनी माँ के घर से ज़्यादा महफूज जगह और क्या हो सकती है इंस्पेक्टर। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस घर में एक नागिन थी। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। ईशा की मौत हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन उसका पति डॉक्टर अनुराग अपनी साली यानी कि ईशा की बहन सीमा पर उसकी हत्या का इल्जाम लगा रहा था। आखिर क्या वजह थी ईशा की मौत की और सीमा उसकी जिम्मेदार कैसे बन गई? अनुराग किस आधार पर सीमा को उसका खूनी करार दे रहा था? क्या अनुराग का कहना सही था? क्या ईशा का खून वाकई में सीमा ने ही किया था? क्यों एक बहन अपनी बहन को मारना चाहेगी? आइए इन सारे पेचीदा सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं कुछ अरसे पहले की इनकी जिंदगी में। अच्छा सुनो, फॉर्मल्स कितने रखूं मैं? ईशा, मैंने कहा ना कि मैं अपनी पैकिंग खुद कर लूंगा। शादी के पहले भी तो मैं खुद ही पैकिंग करता था। तुम सुनो, तुम अपनी पैकिंग कर लो, मैं एयरपोर्ट जाते हुए तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर में छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। और वैसे भी 3 ही दिनों की तो बात है, मैं यहीं रह लूंगी। और छोटू भी तो है, घर का सारा काम कर लेगा वो। ईशा, मैं तुम्हें छोटू के भरोसे छोड़ना नहीं चाहता। कैसे कैसे क्राइम्स हो रहे हैं आजकल, पेपर तो पढ़ती हो ना। कहीं तुम सीमा जी की वजह से तो वहां जाने से मना नहीं कर रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड। वैसे भी वापस आने के बाद तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे। कैसी हो दीदी? माँ, ईशा आई है। अरे ईशा बेटा, अनुराग जी। माँ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ बैठो ना। अभी नहीं माँ जी, अभी थोड़ा मैं जल्दी में वो फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ, बस ईशा को छोड़ने आया था। हाँ, जब मैं वापस आऊंगा तो खाना वाना सब खा के जाऊंगा, आपके हाथ का बना हुआ। हाँ? क्या बात है, इस तरह चुपचाप अंदर क्यों आ गई तू? अनुराग जी आए थे, तूने उनसे बात तक नहीं करी। उन्हें कितना बुरा लगा होगा ना। प्रॉब्लम क्या है तेरी? अच्छा, आप नहीं जानती मेरी प्रॉब्लम क्या है? अनुराग जी को बुरा लगा होगा, इसकी बड़ी चिंता है आपको। लेकिन मुझे कितना बुरा लगा होगा, ये कभी सोचा है आपने? अब कितने साल तक उस एक ही बात को लेके बैठी रहेगी? सारी जिंदगी तो ऐसा नहीं चल सकता ना। और वो एक अकेली बहन है तेरी, उससे ही कटी कटी रहेगी तो। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू सीमा की वजह से यहाँ आने से कतराती है। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही है? मेरे दिल में दीदी की तरह कोई कड़वाहट नहीं होगी भी तो तू कुछ कहेगी थोड़ी। तू उसकी छोटी बहन है, पर उससे कहीं ज्यादा समझदार है। उसको तो आज तक मैं समझा नहीं पाई, इसलिए तुझसे कह रही हूँ, कभी कोई कड़वी बात वो कह भी दे तुझे तो उसे दिल से मत लगाना, नजरअंदाज कर देना। वैसे भी थोड़े दिनों में उसकी शादी हो जाएगी तो धीरे धीरे वो सब भूल जाएगी। वक्त लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। बेटा, अच्छा किया जो तुमने मुझे रास्ते से फोन कर दिया।
मैंने पूरा खाना तैयार रखा है। माँ जी बहुत जोरों की भूख लगी है, फ्लाइट के खाने को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। तो अब खाओ ना। सीमा बेटा, तुम भी बैठ जाओ ना। मुझे भूख नहीं है। खाना खा के निकलते। हाँ हाँ खाओ। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि दीदी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती। वो मेरी बहन है, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। तकलीफ इस बात की है कि वो आपसे अच्छे से बात नहीं करती। बहुत बुरा लगता है मुझे। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अगर तुम उनके नज़रिए से सोचो तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अजीब सिचुएशन है। मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही बिहेव करता। हाँ, पर उन्हें समझना चाहिए ना, ऐसे कैसे वो। देखो मुझे तो जरा भी बुरा नहीं लगा। वैसे तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? थैंक यू। थैंक यू। ये किस बात के लिए? इतने अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। आपकी जगह शायद कोई और होता तो। कोई और होता तो? जाने मन, अभी तो सिर्फ हम ही हम हैं। किसका फोन है? एक पेशेंट का फोन है। अरे तो बात कर लीजिए ना, कट क्यों किया? अभी बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, और वैसे भी वो हॉस्पिटल में फोन कर। बार बार कोई फोन कर रहा है, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। आप प्लीज बात कर लीजिए। अब आप कह रही हैं तो बात तो करना ही पड़ेगा। वो ऐसी क्या बात थी दोनों बहनों सीमा और ईशा के बीच जो दरार बनकर खड़ी थी? ऐसी कौन सी नाराजगी थी बड़ी बहन सीमा को जो उसकी माँ के इतना समझाने के बावजूद अपनी छोटी बहन और उसके पति से बात तक करना पसंद नहीं करती थी? कहते हैं कि वक्त सारे जख्म भर देता है, लेकिन सीमा के मन में ऐसा कौन सा जख्म था जो इतना अरसा बीतने के बाद भी भरा नहीं था? सुनिए, नाश्ता तैयार है। बस आ रहा हूं। क्या बात है, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, हमें भी तो पता चले। तुम प्रेग्नेंट हो? क्या हुआ? आप खुश नहीं हुए क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो पहली बार बाप बन रहा हूं ना, तो एक मिनट के लिए घबरा गया था। ईशा, तुमने सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर दी मुझे। और सुनो, तुम अपना ध्यान रखना, कोई भी काम मत करना। मैं हॉस्पिटल से लौट के आता हूँ, फिर हम चल के सेलिब्रेट करते हैं। अनुराग जी बैठिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं जो एकदम चुई मुई बन के बैठ जाऊं। क्या सच? तूने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है ईशा। मैं नानी बनने वाली हूँ। और ये क्या, इतनी बड़ी और इतनी अच्छी खबर तू मुझे फोन पे सुना रही है? ये नहीं कि घर आके बता देती? हाँ मम्मी, वो मैं बस। हाँ हाँ, वो सब कुछ नहीं सुनना मुझे। बस ये बता कि तू कब आ रही है। अनुराग जी से बात कर ले और आज ही आ जाओ तुम लोग। अच्छा सुन, मैं अभी फोन रखती हूँ, देखती हूँ शायद कोई आया है, तो अनुराग जी से बात करके मुझे बता, ठीक है? ठीक है मम्मी। ईशा पेट से है। सुना मैंने। इतनी खुशी की खबर है और तू यूं मुंह फेर के खड़ी हुई है। अरे और कितना वक्त लगेगा तुझे ये बात समझने में? इकलौती बहन है वो तेरी, एक अकेली मौसी बनेगी तू उसके बच्चे की। शर्म नहीं आती तुझको उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? अरे इसमें उसकी क्या गलती है? ऐसे स्वागत करेगी तो उसके बच्चे का इस दुनिया में? हद कर दिया तूने तो। पता नहीं कब समझेगी। आजा मेरी बच्ची। तू समझ नहीं सकती ईशा, मैं आज कितनी खुश हूं कि मैं तुझे बता नहीं सकती।
जब मेरी सारी सहेलियां अपने नाती पोतों के लिए स्वेटर बुनती रहती थी और मुझसे पूछती रहती थी कि मैं कब खुशखबरी सुनाऊंगी, अब बताऊंगी मैं उन्हें। तो माँ जी, आप स्वेटर बुनना शुरू कर ही दीजिए। ईशा, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन अनुराग जी। लो, इस बच्चे ने तो आने से पहले ही हमारी झोली में खुशियां भर दी। माँ जी, मुझे फिर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। कह नहीं सकता कब तक वापस आऊँगा, तब तक ईशा को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ हाँ, आप उसे यहीं छोड़ कर जाइए। आपको जितना काम करना है ना, सारा काम खत्म करके फिर आइएगा। तब तक हम आपकी बेगम और आपके राजकुमार का पूरा ख्याल रखेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। ये ले बेटा, दूध पी ले, अच्छा रहता है। हाँ मम्मी। क्या हो रहा है तेरे को? ठहर, बैठ यहाँ पे। तू ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ मम्मी, कमजोरी आ गई थी, चक्कर सा आया मुझे। अच्छा, मैं तो घबराई गई थी। प्रेगनेंसी में तो ये सब होता ही है। पहले 3 महीने तो तुझे ये सब कुछ झेलना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चल, अभी दूध पी ले। देखा ना तूने बेटा, मैंने तुझे कहा था धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी, मुझे बहुत खुशी हुई जब दीदी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। अनुराग को भी, अनुराग जी को बहुत खुशी हुई होगी। चलो, अच्छा है। जब भी मैं दीदी के बारे में सोचती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था मम्मी। उन्हें दुखी देखती थी ना तो खुद को कोसती थी मैं। चल, अब तू ये सब सोचना छोड़ दे। इन सब बातों से ना तू बच्चे को टेंशन दे रही है। अब दूध पी और आराम कर। ईशा के मां बनने की खबर ने दोनों बहनों के बीच की कड़वाहट को खत्म कर दिया था। अगले कुछ दिनों में दोनों बहनों के बीच का पुराना प्यार वापस लौटने लगा था। लेकिन इसी के साथ डॉक्टर अनुराग का काम के लिए शहर से बाहर जाना या कभी-कभी विदेश के दौरे बढ़ने लगे थे। इसी वजह से ईशा आए दिन अपने मायके आकर रहने लगी थी। अब इस दौरान अनुराग ईशा को अकेले नहीं छोड़ सकता था। सीमा और ईशा की मां दोनों ही ईशा का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ईशा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। चलिए, मैं तैयार हूँ। ईशा, आई एम सो सॉरी। वो मैंने तुम्हें फ़ोन किया था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, बट मुझे अभी भी फ़ोन आया कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। बस 2 दिन की बात है। ये क्या, अभी आए और अभी फिर से चल दिए? क्या करूँ, काम ही कुछ ऐसा है। काम ही सब कुछ है क्या? आजकल आप बहुत बाहर जाने लगे हैं। हर दूसरे दिन आपका कोई ना कोई टूर आया रहता है। अब मत जाइए ना, कह दीजिए आप नहीं जा सकते। ईशा, बच्चों जैसी बातें मत करो। अब काम है तो है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? काम के अलावा भी तो आपकी एक जिंदगी है ना, आपकी एक फैमिली है। और हर दूसरे दिन में मायके आ जाती हूँ। लोग क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि पता नहीं इसके घर में क्या प्रॉब्लम है कि ये हर दूसरे दिन मायके आ जाती है। अच्छा लगता है क्या? और सीमा दीदी और मम्मी मेरा कितना ख्याल रखेंगी? आखिर ये भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। मुझे मेरी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी समझाने की कोशिश मत करना, समझी? और ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? ये मीटिंग, ये काम अपने लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, हमारे होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ, हमारी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। अरे ईशा, तू इधर बैठी और मैं इतनी देर से तुझे ढूंढ रही हूँ। ये ले तेरी रात की दवाई। और ईशा, क्या बात है? दर्द हो रहा है तुझे? दिक्कत हो रही है कहीं? कुछ नहीं दीदी। ईशा बता मुझे, क्या बात है? परेशानी हो रही है कोई? बोल बोल, क्या हुआ? दीदी, आजकल अनुराग मुझसे बहुत कटे से रहते हैं। पता नहीं उनका रवैया एकदम से बदल गया।
वो कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, पर अभी जो मन में आता है कह देते। इतनी सी बात और तू इस तरह अपने आंसू बहा रही है। तू भी ना, हो सकता है उन्हें किसी बात की चिंता हो, कोई टेंशन हो। नहीं दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि जब से उन्होंने मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनी है ना, वो एकदम बदल गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उन्हें अभी ये बच्चा चाहिए ही ना हो। ऐसा थोड़ा ना सोचते। देख मेरी बात सुन, आज तक तुम 2 लोग थे, अब एक तीसरा भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा। हो सकता है वो सोच रहे हो कि अब खर्चा बढ़ जाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, इसीलिए परेशान हो रहे होंगे। देखो उनके लिए भी तो नई चीज है ना, है ना? बस अब तू सोचना बंद कर और जल्दी से अपनी दवाई ले ले, वरना माँ मुझे भी डांट देगी। ये ले। क्या हुआ इसे? माँ जल्दी से अनुराग जी को फोन करो। ईशा, ईशा, ईशा आंखें खोलो। क्या हुआ? ईशा, माँ लगा। ईशा, ईशा आंखें खोलो। ईशा, क्या हुआ तुम्हें? माँ फोन लगा कि नहीं? फोन नहीं लग रहा सीमा। फोन दो मुझे, एम्बुलेंस को फोन कर। हेलो एम्बुलेंस। माँ आई एम सॉरी, हम बच्चे को बचा नहीं पाए। क्या? और ईशा की खुद की भी हालत बहुत नाजुक है। ऐसा डॉक्टर? वो अभी भी आईसीयू में है और कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे हुआ ये? माँ जी मैं अभी निकल रहा हूँ, पहली फ्लाइट से ही पहुंचता हूँ। ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। आपकी वजह से मैंने अपना होने वाला बच्चा खो दिया। डॉक्टर अनुराग, संभालिए अपने आप को। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की थी। आपकी वाइफ भी बहुत खराब हालत में हॉस्पिटल लाई गई थी। शुक्र मनाएं कि वो अब ठीक है। इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते थे। हमें तो डर था कि आपकी वाइफ भी। आप तो खुद डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हो। वैसे डॉक्टर, एक बात है जो मेरे समझ में नहीं आई। आपकी वाइफ की ये हालत ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होने की वजह से हुई है। बट ईशा को तो डायबिटीज थी ही नहीं। बेटा, जो हो गया सो हो गया। हम चाहकर भी उसे बदल तो नहीं सकते ना। तुम तो बस इतना शुक्र मनाओ कि अब ईशा ठीक है। भगवान ने चाहा तो उसकी गोद फिर भरेगी, घर में फिर खुशियां आएंगी। डॉक्टर, वो 4 नंबर वाले पेशेंट की हालत बहुत खराब होती जा रही है, आप प्लीज जल्दी चलिए। ईशा, नर्स, पल्स डाउन हो रहे हैं, तुरंत इंजेक्शन दो। ईशा, ईशा,
अनुराग जी, क्या हुआ? ईशा कैसी है? अनुराग जी, ईशा ईशा की मौत हॉस्पिटल में एडमिट होने के कुछ ही घंटों में हो चुकी थी। उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका ब्लड शुगर लेवल डेंजरस लेवल तक गिर चुका था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब उसे डायबिटीज जैसी कोई बीमारी थी ही नहीं? कई बार हॉस्पिटल्स में पेशेंट की मौत की वजह साफ नहीं होती। ऐसे में पेशेंट के परिवार वाले कानून का सहारा लेकर जांच करवा सकते हैं। हॉस्पिटल के रूल्स के मुताबिक पेशेंट के एडमिट होने के 24 घंटों में उसकी रिपोर्ट दी जानी चाहिए। यहाँ फैमिली की बजाय हॉस्पिटल को ईशा की मौत की सही वजह पता लगाने की फिक्र थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज की गई और ईशा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये सब कुछ हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से ही हुआ है। जब ईशा को डायबिटीज थी ही नहीं तो उसे डायबिटीज की दवाई क्यों दी गई? किसके कहने पर उसे ये दवाई दी गई? और किसने दी ये दवाई, वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में? तुम लोगों ने मेरे बीवी और बच्चे को मारा है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दवा से ईशा की मौत हुई वो दवा हॉस्पिटल आने से पहले उसकी बॉडी में मौजूद थी। और सवाल ये है कि वो दवा हॉस्पिटल आने से पहले उसकी बॉडी में आई कहां से? पहले ही मौजूद थी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तब हो सकता है अगर ईशा को हॉस्पिटल आने से पहले वो दवाई घर पर किसी ने उसको दी हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं शहर से बाहर था, ईशा अपने मायके में अपनी माँ और बहन के साथ रह रही थी। कोई बाहर वाला तो उसके आसपास भी नहीं भटका, फिर ये सब कैसे? क्या ये हो सकता है कि ईशा ने खुद जानबूझ के दवाई ली हो? क्या बोल रहे हैं आप? ईशा माँ बनने वाली थी, वो ऐसा क्यों करेगी? माँ जी ठीक कह रही है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर ये काम किसी और का है, कोई ऐसा जो ईशा को बड़ी सफाई से मारना चाहता था। किसके पास वजह हो सकती है ईशा को मारने की? सोचिए, आप लोगों को किसी पर शक? इंस्पेक्टर, मुझे शक है कि ईशा की मौत में उसकी बहन सीमा का हाथ था। बहन का हाथ था? ये आप कैसे कह सकते हैं? एक बहन अपनी छोटी प्रेग्नेंट बहन को क्यों मारेगी? क्योंकि वो उससे नफरत करती थी, वो उसका मुंह तक देखना पसंद नहीं करती थी। मगर क्यों? ऐसी क्या अनबन थी दोनों में? वो बात है कि 1 साल पहले। और क्या जानना है जी, आपका इतना अच्छा परिवार है और मेरे अनुराग की तो बस एक ही शर्त है कि लड़की अच्छी और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। वो तो आपकी बेटी है ही, बस हमारी होने वाली बहू को बुला दीजिए ताकि हम भी मुंह मीठा कर लें। जी जी बिल्कुल। ईशा बेटा, जरा सीमा को लेके आओ ना। जी, ये हमारी बड़ी बेटी सीमा है और ये छोटी बेटी ईशा। नमस्ते। सीमा बेटा, ये अनुराग जी हैं। छोटी वाली पसंद है। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? जी वो देखिए, अगर मन में कोई भी शंका है तो आप खुल के बोलिए, हिचकिचाइए मत। जी दरअसल हमारे बेटे अनुराग को आपकी छोटी बेटी ईशा पसंद है। दीदी,
माफ कीजिए, हमने आपका दिल दुखाया। आजकल के बच्चे अपने आप ही अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। आप ठीक कह रही हैं। वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे अपनी दोनों बेटियों की शादी तो करनी ही है। वैसे भी उन दोनों की उम्र में कुछ 1.25 साल का ही अंतर है और इतना अच्छा रिश्ता है, मैं मना तो नहीं कर सकती। अनुराग जी को अगर ईशा पसंद है, सबसे पहले ईशा की ही शादी होगी। दीदी, सीमा और अनुराग के बीच तनाव की वजह आखिर सामने आई। अगर कोई शादी के रिश्ते के लिए बड़ी बहन को देखने आए और छोटी बहन को पसंद कर ले तो बड़ी बहन को बुरा लगेगा ही। सीमा के साथ भी ऐसा ही हुआ था और इसी के चलते अपनी बहन के साथ उसके रिश्ते बिगड़ गए। लेकिन ईशा के प्रेग्नेंट होने की खुशी में सीमा फिर से नॉर्मल हो गई और उसने ईशा की देखभाल भी काफी अच्छी तरह से की थी। तो क्या सीमा का अपनी बहन के लिए बदला हुआ व्यवहार एक दिखावा था? क्या उसके प्यार में मौत की साजिश थी? आखिर एक बहन ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन जलन और गुस्से में हुई ऐसी कई घटनाएं हमें पढ़ने को मिलती है। लेकिन यहाँ सच क्या था? क्या सीमा का कहना सच था या अनुराग का इल्जाम सही था? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है। मैं नहीं जानती है क्या कह रहे हैं। किसी ने मेरी बीवी को मारा है इंस्पेक्टर। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यही मेरी बीवी की हत्यारा है। जरूर कोई और बात होगी। भले ही सीमा ईशा से नाराज थी, लेकिन ये उसकी बहन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी बच्ची को जानती हूँ। यकीन मानिए, मैंने ईशा का कत्ल नहीं किया। मैं मानती हूँ ये सच है कि जब आप दोनों की शादी हुई थी तब मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत नाराज। लेकिन जैसे जैसे मैंने ये सुना कि वो माँ बनने वाली, मैंने अपना सारा गुस्सा थूक दिया। कहीं ना मैं इतने दिन जो मैंने उसके साथ नाराज होने में गुजारे हैं, अब मैं उन सारे पलों का हिसाब चाहती थी। हर पल में खुशी चाहती थी उसके साथ। कैसे समझाऊं मैं आपको? मैंने ईशा को नहीं मारा माँ, मैं नहीं मारा। हम केस की जांच कर रहे हैं। जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता हम फैसला नहीं ले सकते। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब तक ये केस नहीं सुलझ जाता आप लोग शहर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे, और अगर जाना भी पड़े तो हमें इन्फॉर्म करके जाइएगा। कैसे पेशेंस रखूं दीदी, जब जानती हूँ कुछ भी ठीक नहीं है। आजकल अनुराग मुझसे बहुत कटे कटे से रहते हैं, ठीक से बात भी नहीं करते मुझसे। उनको रोज रात को किसी के तो फोन आते हैं और वो मेरे सामने बात नहीं करते, किसी और रूम में जाके बात करते हैं। और अगर मैंने पूछ लिया तो डांट देते हैं मुझे बिना बताए घर से चले जाते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उनका कहीं अफेयर हो? ईशा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ज्यादा सोच रही हो।
माँ ये दवाई ईशा के सामान से मिली है। चीजों में पड़ रही है, छोड़ दी ये सब बातें तो। माँ लेकिन ये वही दवाई है जो, और ये दवाई तो मैंने खुद अनुराग जी को ईशा को देते हुए देखा है। आपने पक्का उसे ये दवाई देते हुए देखा है? हाँ हाँ माँ आपने पक्का यही, अरे हाँ देखिए, पर क्या माँ ये वही दवाई है जिसकी वजह से ईशा की मौत हुई है। तो हो सकता है मेरे को गलतफहमी हुई होगी बेटा। मैंने लेकिन ऐसे अभी अभी आपने कहा कि वही दवाई है जो आपने अनरेखा के अनुराग जी ने दी है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? सुना नहीं आपने माँ? उनका कहना है कि मैंने अपनी बहन को मारा। ये जरूर उन्हीं का किया तेरा और मुझे बचाने की कोशिश कर रहे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सारे सबूत ढूंढूं। पागल मत बन सीमा, मैं छोड़ूंगी नहीं उनको। पागल मत बन सीमा, सीमा। मुझे लगता है कि मेरी बहन का कत्ल अनुराग जी ने किया है। वो आकर कहते हैं कि आपने मारा है, आप आकर उन पे इल्जाम लगा रही हैं। ये हो क्या रहा है? अगर आपको यकीन नहीं होता ना, तो ये देखिए, मैं सबूत भी लेकर आई हूँ। ये दवाई वही दवाई है जिसकी वजह से ईशा की मौत हुई, और ये दवाई मुझे ईशा के सामान में मिली। माँ ने कहा था कि ये दवाई उन्होंने अनुराग जी को ईशा को देते हुए देखा है। इंस्पेक्टर, ये अपना गुनाह और अपना इल्जाम मेरे सर पर थोपने की कोशिश कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि जब ईशा की तबीयत खराब हुई थी मैं शहर में था ही नहीं। ईशा अपने माँ के घर में थी और वहीं उसे दवाई भी दी गई थी। क्या इससे ये जाहिर नहीं होता है कि जब ईशा को वो दवाई दी गई थी, अगर कोई उस वक्त उसे दवाई दे सकता था तो वो सीमा ही है। झूठ बोल रहे हैं ये। माँ ने खुद देखा है कि आपने ईशा को वो दवाई दी है। सीमा जी, मैं एक डॉक्टर हूँ। ईशा की तबीयत जब भी खराब होती थी तो मैं ही उसे दवाई देता था, और फिर माँ को क्या मालूम कि कौन सी दवाई किस बीमारी की है। बहुत सी दवाइयाँ तो एक जैसी होती है, और तुम माँ की बातों में आकर मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते? देखिए, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ईशा ने तो मुझे ये भी बताया था कि रात रात को आपको फोन कॉल्स आते हैं जो आप ईशा के सामने नहीं उठाते। उनका क्या? सीमा जी, आप अपने काम से काम नहीं रखिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, समझिए आप। और लोगों की तबीयत टाइम देखकर खराब नहीं होती है। किसी को भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। कहने को तो मेरी ड्यूटी रात को 8 बजे खत्म हो जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन ड्यूटी पर रहता हूँ। और इसके अलावा मैं यूएस के डॉक्टर के साथ मिलकर रिसर्च पर काम भी कर रहा हूँ। और आपको इतना तो मालूम होगा ही कि यूएस के टाइम में और इंडिया के टाइम में कितना अंतर है। जब वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है। जब कोई मुझे काम के सिलसिले में दिन में वहाँ से कॉल करता है तो वो मुझे आधी रात को यहाँ आता है। तो क्या मैं आधी रात को बाहर जाके बात करने की बजाय अपनी बीवी के सामने बैठकर बात करूँ ताकि उसकी नींद खराब हो? इंस्पेक्टर, आप ही बताइए, आपका काम भी तो कुछ ऐसा ही है। आपको भी किसी समय फोन आता होगा, आपको कभी भी बाहर जाना पड़ता होगा, तो क्या आप हर बात अपनी बीवी को बताकर जाते हैं? सीमा जी, मैंने आपसे एक शादी क्या नहीं की, आपने तो मेरी जिंदगी नरक बनाकर रख दी। इससे अच्छा होता मैं आपसे शादी कर लेता, कम से कम आज ईशा तो जिंदा होती। झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। आप इनके घर की तलाशी लीजिए, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। बिल्कुल लीजिए तलाशी। अंदर जाकर एक एक अलमारी को खोल कर देखिए, और कुछ मिल जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आई एम सॉरी डॉक्टर, बेकार में आपको परेशान किया। आप भी घर जाइए। पुलिस के काम में दखलंदाजी मत कीजिए। अगर उसने मेरी बहन को मारा है तो उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके लिए कोई ना कोई सबूत तो इकट्ठा करके रहूंगी। अच्छी तरह जानती हूँ मुझे क्या करना है। चाबी इसके घर। सीमा अनुराग के खिलाफ सबूत खोज रही थी। उसे ईशा की बातें याद आईं जो सही भी थी कि अनुराग का व्यवहार ईशा के साथ बदला जरूर था, लेकिन पति पत्नी के बीच ऐसी बातें होती रहती हैं जो ठीक भी हो जाती है। अनुराग अपनी पत्नी का काफी ख्याल रखता था, यहाँ तक कि वो उसे एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। तो क्या सीमा कानून से बचने के लिए अनुराग को फंसाने की कोशिश कर रही थी?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अंदर कैसे आई? तुम तो हाथ धोके मेरे पीछे पड़ गई। गेट आउट, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। इनफ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं अब। इनफ। हाँ अनुराग बेटा, बोलो। हेलो माँ जी, मैं आपसे अर्जेंटली मिलना चाहता हूँ। माँ जी, मुझे सीमा के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। सीमा के बारे में? क्या बात है बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ जी। सीमा ने तो इस बार अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। मैं आपसे अभी कभी बात करना चाहता हूँ माँ जी, लेकिन इस सिलसिले में सीमा के सामने आके बात नहीं करना चाहता, नहीं तो बेकार का बवाल होगा। आप प्लीज अभी कभी यहाँ आ जाइए। और मैं फोन में भी बात नहीं कर सकता, मैं आपसे मिलके यहीं घर में बात करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। थोड़ी देर में नहीं माँ जी, आप प्लीज अभी आ जाइए। ठीक है बेटा, मैं अभी निकलती हूँ। और माँ जी प्लीज सीमा से मत कहिए कि मेरा फोन आया था, और ये मत बताइए कि मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है। माँ, माँ कहाँ हैं आप? माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो आप? छोड़िए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा जब मैं तुम्हारी बहन को यानी अपनी बीवी को मार सकता हूँ तो मुझे तुम्हें मारने में तो जरा भी दुख नहीं होगा। और फिर तुम्हारे अलावा किसी को मुझ पर शक भी नहीं। वैसे तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक बात बता दूं कि मैंने तुम्हारी बहन को कैसे मारा था। गुड बाय सीमा दीदी। The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently. डॉक्टर अनुराग, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। अपनी बीवी को इस लड़की के चक्कर में मार के देश से बाहर जाके सेटल होना चाहते हो। अब देखता हूँ तुम ये देश क्या, मेरी जेल से बाहर निकल के दिखाओ। यू आर अंडर अरेस्ट। कम आउट। डॉक्टर अनुराग को अपनी पत्नी को मारने की साजिश करने और उसका कत्ल करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 120A और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टरी पढ़ने द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में अनुराग के डॉक्टरी लाइसेंस को पूरे 10 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस केस में सबसे अफसोस की बात यह थी कि अनुराग खुद एक डॉक्टर था, डॉक्टर जिसका सबसे पहला फर्ज होता है इंसान की जान बचाना। लेकिन इस एक डॉक्टर ने अपनी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। उसने अपनी पत्नी और प्रोफेशन दोनों से धोखा किया। लेकिन उसी की फ्रेटर्निटी यानी कि हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स ने ईशा का पोस्टमार्टम करके उसकी साजिश का पहला सुराग पुलिस को दे दिया। अनुराग का प्लान तो फुल प्रूफ था। पोस्टमार्टम के बाद भी किसी को उस पर शक नहीं होता,
लेकिन सीमा की लगातार कोशिशों ने आखिर उसे बेनकाब कर ही दिया। सीमा ने अपनी बहन को खोया था, लेकिन डॉक्टर अनुराग को पकड़वाकर उसने ऐसे खतरनाक अपराधी को समाज में खुला घूमने से रोक दिया था जो अपनी डिग्री का गलत फायदा उठाकर आगे ऐसे कई और क्राइम करता। याद रखिए, अपराधी किसी भी रूप में और किसी भी रिश्ते में हो सकता है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपने रिश्तों पर शक करें, लेकिन सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है। शायद किसी साजिश का शिकार होने से आप खुद को या किसी अपने को वक्त रहते बचा लें। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान